ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। और आज हमने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, छुटपुट सा छोटा सा इजी सा चैप्टर है बिल्कुल आपका। ठीक है जी, आओ जरा रिवीजन स्टार्ट करें हम अपने ये चैप्टर की। ठीक है, हमारा चैप्टर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, और कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड है इसमें? सेक्शन 77 टू 87। ठीक है, इतनी बार हमने कर लिया तो टिप्स पे हो जानी चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या था। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले सेक्शन पे हम जब करें, और सबसे पहले हमने मतलब देखा था चार्जेस का। ठीक है, चार्जेस का मतलब कहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 16। थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे रहेगा, ज्यादा स्पीड लगी तो बता देना, स्लो कर लेंगे। स्लो लगी तो बता देना, थोड़ी स्पीड अप कर लेंगे, समझ आना चाहिए बस। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया था कि हमारी रिविजन वो सीरीज इस तरह से रेडी हो जाएगी, आपके डी एंड तक ये काम आ जाए। ठीक है, चलो, और मीनिंग ऑफ चार्ज के कहाँ पे मतलब दिया हुआ है? इधर सेक्शन 2 क्लॉज 16। क्या मतलब है? चार्ज क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है, मतलब एक तरह से दूसरी पार्टी का उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट या लियन बोल दो, किसके ऊपर क्रिएट होता है? कंपनी की प्रॉपर्टी, अंडरटेकिंग एसेट्स के ऊपर, हर तरह के एसेट्स के ऊपर वो सिक्योरिटी रखी जाती है, तो कि हम पैसे, लोन का पैसा चुका देंगे। ठीक है, और मॉर्टगेज भी इंक्लूड होता है। जो मॉर्टगेज आपको बताया था कि मतलब हम क्या करते होते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे होती है हमारी। ठीक है, देन आगे चलो। फिर हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस किया था, नाम से ही पता है आपको, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज कौन से एसेट्स के ऊपर होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के, परमानेंट नेचर। और ये कौन से एसेट्स के ऊपर? फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग, जो बदलते रहते हैं। इधर फिक्स्ड एसेट में जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। और ये किसके ऊपर? जो स्टॉक में है ना, जो डील करें गुड्स में, है ना, वो जो बिजनेस है, वो जो कंपनी है, रॉ मटेरियल स्टॉक डेटर्स। ठीक है, इसके ऊपर लिया जाता है हमारा ये वाला लोन। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था? दोनों केसेस में परमिशन होती है यूज करने के लिए। अगर धंधा ही बंद करना पड़ेगा तो लोन लेने का फायदा क्या है? लोन धंधा चलाने के लिए लिया था ना, कोई रट्टा नहीं लगाना, सिंपल वे में करो। परमिशन टू सेल एसेट्स, इसमें भाई बैंक, अगर आपको ध्यान हो, हमारी इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पार्टीज का, कि कंपनी को लोन चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज बैंक से लेना है 10 लाख का लोन, बदले में एसेट गिरवी रखने का, जिसको बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, एसेट गिरवी रख दिया, या चार्ज क्रिएट कर दिया एसेट के ऊपर। ठीक है, गिरवी रखना या चार्ज क्रिएट करना, ये मतलब पूरे चैप्टर। और बैंक को चार्ज होल्डर बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों पार्टीज के बीच में जो क्या होगा, क्या होएगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये मेन चीज थी यहाँ पे। ठीक है, और फिर इधर हम क्या कर रहे थे? इधर तो आप बेच नहीं सकते वो फिक्स्ड एसेट अगर बैंक की परमिशन ना हो। ठीक है जी, और इधर क्या था? इधर आपका जो धंधा है, जिस सामान में आप डील कर रहे हो, आप उसको बेच भी सकते हो, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट किया था, क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। इसका क्या मतलब था? फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में। कब होता है ये? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा? ये फिक्स चार्ज तो हो नहीं सकता फ्लोटिंग में, बस फ्लोटिंग हो सकता है फिक्स में। उस केस में क्या होगा फिर? भाई जो पहले आप बेच रहे थे ना, गुड्स को बेच पा रहे थे, अब बेच नहीं पाओगे। अब बैंक की मर्जी है, जैसे मर्जी वो डील करे। कौन से केसेस में कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में? ये बिल्कुल आईओसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो वायलेट कर दी, उसके हिसाब से नहीं चल रहे। ठीक है, या धंधा बंद कर दिया, या उसके बाद जो लिक्विडेशन प्रोसेस होता है वो हो गया बंद होने के बाद। या भाई क्रेडिटर कह रहे, बैंक कह रहा है मुझे तो अपने पैसे चाहिए बस, तो क्या करेगा? जो सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं उसको बेच के रिकवर कर लेगा। तो इसको क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट। ये किया। देन हमने सेक्शन 7, जो मेन एक हमारा स्टार्टिंग बेसिक वाला सेक्शन था, सेक्शन 77 किया था। जिसमें किया था हमने क्या? कहते कि जो एसेट गिरवी रखे, हर चीज की इंफॉर्मेशन हमने एमसी की वेबसाइट पे आरओसी को दी। सबसे पहली ड्यूटी किसकी बनती है? कंपनी, जो गिरवी रख रही है। उसके बाद वो नहीं करेगी, बताएगी, तो कौन बता देगा? चार्ज होल्डर बैंक। ठीक है, तो उसी से बेस पे सेक्शन बने हुए हैं हमारे। तो यहाँ पे कंपनी की ड्यूटी बनती है कि कोई भी एसेट अपनी गिरवी रखा है, चाहे मूवेबल, इनमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, तो आपको क्या करना है? आरओसी को बताना है। बताना है मतलब आपको रजिस्टर करवाना है वो। ठीक है, फॉर्म भर के डिजिटली फीस वगैरह डॉक्यूमेंट अटैच करके बताना है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर ले रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। आपको ध्यान है, आपको बताया था, रिलायंस का निकाल के बताया था, जीरो भी नहीं काउंट कर पा रहे थे हम।
30 दिन के अंदर अंदर बताना। ठीक है, कौन से फॉर्म में, फॉर्म 1 और फॉर्म 9 कौन सा, डिवेंचर्स के केस। और साथ में कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज लगानी। वो कौन करेगा साइन, दोनों पार्टीज कर देंगी, कंपनी और चार्ज होल्डर। उसके बाद हमने कहा था कि भाई इंस्ट्रूमेंट और चार्ज जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसको वेरीफाई कौन करेगा, साइन सुइन कौन करेगा। चाहे ओरिजिनली जब बना रहे हो या उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करो तो तब भी कौन वेरीफाई करेगा। तो कहते सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कौन करेगा, कहते वो डिपेंड करेगा कि जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है, जिसके बेस पे आप ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है आपसे, तो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, पूरी की पूरी बाहर है क्या। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आउटसाइड इंडिया है बोली या इन इंडिया है, पूरी है कुछ बाहर है, इसका क्या मतलब हो गया, आधी बिल्डिंग इधर है आधी बाहर है। हाँ, जैसे दो बिल्डिंग गिरवी रखते हो, एक इंडिया में एक बाहर, तो कहते हैं वो तो पूरी की पूरी बाहर है, तो कौन वेरीफाई करेगा, कहते हैं अगर आपके पास वो स्टैम्प वगैरह है, वो बताओ कि मैंडेटरी होती है, ऑप्शनल हो गया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने ऑप्शनल कर दिया था। मर्जी है करो, मर्जी है ना रखो, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी वो हो गई है, हम क्या ठप्पा ही लगाते रह जाएंगे, है ना वो चीज। तो सील है तो उससे वेरीफाई कर दो। और ये देखो कि ये कौन से बंदे बोले, कंपनी के बंदे बोले कि कंपनी का कोई डायरेक्टर कर दे या सीएस है कंपनी का वो कर दे, या ये किसका बोला हुआ है, बैंक का कोई, या चार्ज होल्डर का कोई ऑथराइज ऑफिसर। चार्ज होल्डर सिर्फ बैंक ही नहीं, कोई भी हो सकता है, ये मैंने अपनी एग्जाम्पल में लिया हो। ठीक है, या चार्ज होल्डर का कोई बंदा कर दिया, कंपनी का डायरेक्टर या सीएस कर दे, ये किया था। ठीक है, नहीं तो और कौन कर सकता है। ठीक है, इसमें आपका भी नकुल का भी डाउट था इसमें, है ना। तो पर्सन अदर देन कंपनी, कहते कि कंपनी कौन है, कंपनी का तो इंटरेस्ट है ना उसमें। ठीक है, ये वाली जो डील हो रही है, ठीक है, ये जो लोन लेना फिर गिरवी रखना, पर्सन अदर देन कंपनी, जो ये कंपनी है उसका तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट है ना। कहते या कंपनी का कोई बंदा कर दे, या बैंक का चार्ज होल्डर का कोई बंदा कर दे, या और कौन करेगा आप बताओ, बाहर बंदों में से और कौन कर सकते हैं। दो पार्टी थी ना, मैं, एक कंपनी एक चार्ज होल्डर, उन दोनों में से किसी बंदे से करवा लो, उन दोनों के बंदों में से करवा लो, या और किससे करवा सकते हैं। हाँ, हाँ भाई, पर्सन अदर देन कंपनी, कंपनी का तो उसमें इंटरेस्ट था, उनके अलावा और कौन लोग हो जाएंगे थर्ड पर्सन, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो बिना किसी पार्शियलिटी के वो वेरीफाई करते हैं, समझ आएगा कि वही चीज है, आपको मॉड्यूल से भी एक बार पढ़ाऊंगी, है यही चीज, मैंने इसको थोड़ा बाइफरकेट करके दी। ठीक है, ठीक है, पर्सन अदर देन कंपनी, उसमें क्या लिखा है, हु इज इंटरेस्टेड, कंपनी है इंटरेस्टेड है, हाँ कंपनी का इंटरेस्ट है, पर हम कौन से बंदे से कर, उसमें अदर देन भी लिखा हुआ, इसलिए आप थोड़ी कंफ्यूज हो, ना कोई बुक से भी पढ़ रहा है और मेरे से डाउट पूछता है, क्वेश्चन बैंक एक एक सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, उसके भी डाउट पूछता है। एक ऑडिटर वाले का मून वाला था एक क्वेश्चन, इसने पूछा डाउट, इतना अच्छा क्वेश्चन था ना वो, पता नहीं आपने वो मार्क किया है नहीं, क्या मून वाला था लास्ट, मून और कौन सी पार्टी थी जो भी था, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कि मतलब अलग सा था बड़ा क्वेश्चन, लास्ट में था मून वाला, तो पता नहीं मून तक पहुंचे हो कि नहीं, ये तो पहुंच गया मून पर। ठीक है, पहुंचो आप सभी मून पर। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो लाइन थी, पर्सन अदर देन द कंपनी वाज इंटरेस्टेड, मतलब अदर देन के बाद कंपनी जिसका इंटरेस्ट है, अदर देन मतलब जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, और मॉड्यूल से भी पढ़ रहा है, कहीं लैंग्वेज में दिक्कत आती है पूछता है, भाई पढ़ लो साथ साथ। ठीक है, और अगर इंडिया में थोड़ी सी है, मतलब बिल्डिंग दो में से एक इधर है एक बाहर है, तो यही वाली सेम चीज इधर दोनों में सेम हो रही है, या कंपनी का डायरेक्टर या सीए, या वो बैंक या चार्ज होल्डर का ऑथराइज, ये किया हम। देन अगर आपको ध्यान हो, 30 दिन में अगर आपने आरओसी को नहीं बताया तो एक्सटेंशन मिल सकती है, तो पर हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आरओसी को, वही फॉर्म भर के, और साथ में क्या लगानी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन भी लगानी पड़ेगी। डिक्लेरेशन किस चीज की, भाई अगर हम लेट फाइल करते हैं उससे दूसरी पार्टी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ये हम श्योरिटी दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये कौन साइन कर रहे हैं, कंपनी के ही बंदे कर रहे हैं, वो देखो वही आ जाता है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या सीएस। हर जगह पे, हर चैप्टर में ये दो लोग तो आएंगे जिन्होंने साइन करना हो डॉक्यूमेंट। ठीक है, आरओसी को लोग हाँ यार सच में कोई कारणवश ये नहीं कर पाया सीजन में, तो एक्सटेंशन मिल सकती है। फिर आओ जी एक्सटेंशन पे, अगर आपको याद है एक्सटेंशन डेट क्या थी है, हाँ कंपनीज अमेंडमेंट 2019 में आया था, 2019 से लागू होना शुरू हुआ। पर इसमें जो ये चीज आई थी ना एक्सटेंशन वाली, बैक विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगर आपको याद है। ठीक है, विद इफेक्ट का मतलब आगे से, अब से आगे, विद रेट्रोस्पेक्ट मतलब बैक से। 2 नवंबर 2018 थी ये वाली डेट।
इस डेट के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन ग्रांट की गई थी, चार्ज इस डेट से पहले ही लगा है, तो कितनी देर की आपको एक्सटेंशन मिल सकती है? अगर आपने 30 दिन में कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कितने दिन की और मोहलत मिल जाएगी? 270 दिन की और मोहलत मिल जाएगी। मतलब आपको 300 दिन की टोटल मोहलत मिल जाएगी एडिशनल फीस देके। अगर तब भी ना किया तो आपको कितनी देर की मोहलत मिल जाएगी? 6 महीने कहाँ से? 2 नवंबर से 6, तो 30 + 270 + 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वो अमेंडमेंट जो है 2 नवंबर 2018। और इधर क्या था, ये अब लागू होगी प्रेजेंट केसेस में ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं शशांक सारा, फिर क्वेश्चंस करेंगे, आपको प्रिंट आउट्स दे देती हूँ मैं। ठीक है, इसमें कितनी देर की एक्सटेंशन थी? 30 दिन पहले अगर कर दिया ठीक है, नहीं तो कितने दिन की और? 30, 30 + 30 + 60, तो टोटल 120 दिन ऑन द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। लास्ट वाले में एड वॉलेरम फी से गुड आउट, ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे थी, बाकी जगह पे एडिशनल बेसिस। ठीक है जी, आओ जरा आगे चले फिर हम। फिर अगर सरकार को सब सही लगा, वो क्या कर देगी, आपको ये फॉर्म्स इशू कर दिए जाएंगे। फॉर्म कौन सा है? रजिस्ट्रेशन का है, फॉर्म नंबर 2। ठीक है जी, और मॉडिफिकेशन का कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर 3। तो फॉर्म नंबर 2 और 3 इशू कर दिया जाएगा। कौन सा है ये? फॉर्म नंबर 2 रीजनली जब रजिस्टर करा रहे हैं उसके बाद को चेंजेस करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आईओसी में कुछ किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में, तो वो बता रहे हैं सर्टिफिकेट इशू होगा फॉर्म नंबर 3। ये किया। फिर उसके बाद आओ ये बताना किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 77। हाँ, बैंकिंग कंपनी जो आरबीआई से लोन वगैरह ले रही है, वो जब कुछ ऐसे गिरवी रख रही है ना आरबीआई के पास, तो कहते हैं वो नहीं बताने की जरूरत आपको आरोपी, क्योंकि उनका तो रोज का काम है। ठीक है, तो कहते हैं उस केस में नहीं आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत, ये किया। देन उसके बाद आप बताओ, अगर आप आरोपी को नहीं बताते, रजिस्टर नहीं करवाते जाए, उसका क्या असर होगा? बताओ जरा, अनरजिस्टर्ड चार्ज का क्या होगा? क्या सलूक किया जाए उसके साथ? छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? हाँ, क्या किया जाए उसके साथ? अगर कंपनी बंद होती है भाई, भाइयों बहनों, उसका हिसाब किताब करना है ना, उसको लाइन में कहाँ खड़ा दिया जाएगा? हाँ, उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको लाइन में पीछे कर दिया जाएगा कि पीछे रह तू। पर अगर बाइंडिंग अप शुरू नहीं हुई, कंपनी का लिक्विडेशन वाला काम, बाइंडिंग वाला काम अभी शुरू नहीं हुआ, तो वो सिक्योरिटी माना जाएगा। तो चाहे वो आगे खड़े पीछे खड़े, तब कौन सा हिसाब हो? वो खड़ा ही है, खड़े रहने दो, कहते चाहे तो पीछे खड़ा दे, कोई फर्क नहीं है। सिक्योरिटी माना जाएगा और मतलब वैलिड माना जाएगा। पर और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, एक्सक्यूज मी बेशक लाइन मैम। में खड़ा दिए, इसका मतलब यही नहीं कि उसके पैसे नहीं एक्सक्यूज दोगे मी आप। मैम। तो पैसे तो देने पड़ेंगे, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, विशाल भी ऑनलाइन लगा रहा है, ठीक है चलो अच्छी बात है। हाँ जी हर्ष बोलो। मैम जैसे कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है ना, हम्म। है ना, माने एक कंपनी है, उसके चार्जिंग लगी थी ना, उसमें चार्ज लगे थे, ठीक है, और अगली कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया ना, तो वो जो चार्जिंग होगा वो ट्रांसफरेबल होते हैं क्या, वही कंपनी को देने पड़ते हैं? नहीं, आप ये कह रहे हो ना कि एक कंपनी ने दूसरे को, ये वही वाली चीज है जैसे हम वो पिछली क्लास में आपका वो डाउट है ना गवर्नमेंट वाला, कि वो कई बार वो जगह खाली करा के अपना कुछ डेवलप करने लग जाती है ना, उसके ऊपर चार्जेस भी लगे, तो वही सेम चीज कंपनी के केस में भी होगी। और यही वाला तो हमने किया था सेक्शन में 79 में भी किया था ये वाला चीज, कि अगर आप क्या कर रहे हो, क्या किया था 79 में भी और बाकी सेक्शन में, कि अगर आप सेल करते हो, ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए डील करने से पहले कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, और वो चार्जेस के साथ आता है फिर वो। ठीक है, तो आपके ऊपर वो आ जाएगी फिर वो लाइबिलिटी सारी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बेच के अगर वो बंदा खुद करे रिकवर या जो भी उनकी डीलिंग है, वो सारा एज इट इज आना पड़ेगा। और ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे अमेल्गमेशन मर्जर कंसोलिडेशन में, कि आप जब आगे कंसोलिडेट करते हो या टेक ओवर या सेल करते हो, तो सारी चीजें आप फिर ट्रांसफर कर देते हो दूसरे बंदे के पास, कि अब सब कुछ मेरा, अब तेरे हवाले होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है यहाँ पे। और उसका क्या अकाउंटिंग एंट्रीज जर्नल वो बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा, वो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया था भाई, बेशक इससे रिलेटेड हमने ना पिछली क्लास में क्वेश्चन भी किया था, बड़ा अच्छा था क्वेश्चन यहाँ पे। बेशक चार्ज आपने क्या कर दिया, हाँ, सब वो दो तरह के चार्ज थे, दो एसेट आपने गिरवी रखे थे, दोनों आपने क्या कर दिए, दोनों आपने अभी तक बताए नहीं है आरओसी को। ठीक है जी,
और देखो बेशक वो कहते हैं, पहले वाला कहता है कि मेरा पहले पैसा क्लियर करो, पर बाद वाले ने आके क्या कर दिया, पहले रजिस्टर करवा दिया। मतलब चाहे चार्ज पहले, एसेट गिरवी पहले रखा बाद में रखा, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो पहले रजिस्टर करवा लेगा। ये लिखा है बच्चा, और कुछ नहीं। इसके बेस पे पूरी कहानी बना के केस स्टडी दी हुई थी, हमने पिछली बार किया। फिर और पनिशमेंट 86 में मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा 77। 77 में क्या था, किसकी ड्यूटी है रजिस्टर करवाना, कंपनी की। कितने दिन में, 30 दिन। कौन से फॉर्म में, 1 और 9। अगर सही लगा तो आरओसी किसमें दे देगा, 2 और 3 में। एक्सटेंशन कितनी देर की मिलती है, 32 70, 6 महीने, और इधर 30 30 60। बस वो जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं ना, उसकी समरी भी बन जाती है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर की समरी बनाई है ना, मैं चाहूंगी कि एक चैप्टर की आप बना के दिखाओ। अगर एक चैप्टर की बनाने आ गई ना, मतलब आप फाइनल लेवल पे भी खुद नोट्स बनाने आ जाएंगे आप। ठीक है, चलो वो उस पे बाद में आएंगे। आओ जरा 78 पे आओ। कंपनी ने ना किया तो किसकी ड्यूटी बनती है बताना, चार्ज होल्डर, मतलब बैंक की। हमारे एग्जाम्पल में बैंक की ड्यूटी बनती है। अगर कंपनी ने 30 दिन में ना बताया, रजिस्टर ना कराया, तो चार्ज होल्डर बता देगा आरओसी को। पर आरओसी एकदम नहीं विश्वास करेगा। वो पहले क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा, किसको, कंपनी को। और देख पूछेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, इनका आया है कि रजिस्टर कर लो, ऐसा एसेट आपका आपने गिरवी रखा है बैंक के पास, उन्होंने हमको बोला है चार रजिस्टर करो, आपको ऑब्जेक्शन है। तो वो कहेगा ऑब्जेक्शन नहीं है, तो 14 दिन के अंदर अंदर आरओसी क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, रिकॉर्ड्स में डाल। और अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है कोई, तो आरओसी नहीं करेगा रजिस्टर। रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है कंपनी ने कर दिया और उनको ना पता हो पहले, या उसने कंपनी ने कुछ ऐसे कारण बता दिए कि वो कह रहा है कि मत कर, तो ही सही है, तो वो फिर नहीं करेगा। ये क्या, और भाई ड्यूटी ओरिजिनल किसकी थी, कंपनी की थी। कर कौन रहा है, आप उसकी जगह पे बैंक पैसे वैसे उसके लगे हैं कोई, तो रिकवर करेगा ये किससे, कंपनी। ठीक है ये, ठीक है, मतलब आपको इतनी बार इतनी क्लैरिटी, इतना रिवाइज हो जाना चाहिए कि आपको कुछ सेकंड से ज्यादा लगे ही ना पेज पे। आपको अब लगे यार ये तो आते मैम स्लो जा रही है, अगर ये आ गया ना कि मैम स्लो जा रही है, मतलब आपको समझ आ गई है चीज, आपने पिक कर ली है चीजें। ठीक है, हाँ उधर है। 79 में क्या था, दो चीजें थी यहाँ पे 79 में, अगर आप, दो टॉपिक्स थे इसमें, क्या थे दो टॉपिक्स 79 में, एक्विजिशन और मॉडिफिकेशन। भाई जो चार्ज हमने क्रिएट किया था, ऐसे गिरवी रखा था, अब हमने वो बैंक की परमिशन से वो किसी और को बेच दिया। अब जो पहले काम वो कंपनी, पुरानी कंपनी कर रही थी, अब वो नई कंपनी की ड्यूटी बनेगी सारी डिटेल्स आगे आरओसी को बताना। ठीक है, और मॉडिफिकेशन मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह होती है, ठीक है, तो वो बतानी है आपको, आरओसी को बताना। 79A में क्या था, भाई जो प्रॉपर्टी है ऐसे जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर था, आरओसी को बताया था, आपने क्या कर दिया, चार्ज होल्डर की परमिशन से उसको बेच दिया। अब जो कंपनी ने एक्वायर किया, ठीक है, अब उसको भी चार्ज रजिस्टर करवाना है, आरओसी को बताना है। ठीक है, और आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर और चार्जेस में पुरानी वाली कंपनी का नाम हटा के इसका डाल देगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अर्लियर चार्ज विकेटेड, ये देखो हर्ष, ये हो जाता है इस केसेस में। ठीक है, अर्लियर चार्ज विकेटेड हो जाएगा, और न्यू चार्ज क्या हो जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा आरओसी के द्वारा। और फिर इधर 79B में क्या था, मॉडिफिकेशन। कुछ भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस वगैरह होती हैं, जो भी आपने आईओसी, जो आपकी पहली डीलिंग हुई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज था, चार्ज क्रिएटर आपने पहले रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद कुछ चेंजेस होती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वो भी रजिस्टर करवाना है, ताकि अकॉर्डिंगली आरओसी आपको कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इशू कर दे। ठीक है जी, अब कौन कौन सी तरह के हो सकती है मॉडिफिकेशन, ये हमने किया था, इसमें हमने किया था चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, कुछ भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंजेस हो गई हैं। लिमिट्स, 10 लाख का था 8 लाख कर दिया, 12 लाख कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था 10% कर दिया, 12% कर दिया। बैंक रेट वाला इसमें एक्सक्लूड किया। फिर रीपेमेंट शेड्यूल, भाई आपने उसको डिटेल बताई थी कि आपको 12 महीने में कैसे, हर महीने आपको 1 तारीख को 50,000 रुपए अपना जमा कराना। अब उसको 50 की जगह उन्होंने 1 लाख और 6 महीने में कर, रीपेमेंट शेड्यूल में बदला। पर जो वर्किंग लोन्स होते हैं उसको हटा दिया इसमें से। वर्किंग लोन्स कौन से होते हैं, जो मर्जी है जब मर्जी मंगवा लो पैसे, वो तो मर्जी है, कभी आज मंगवा ले कभी कल परसों, तो वो थोड़ी ना उसके इसमें बताते जाओ आप आरओसी। समझ लग रही है विद लॉजिक आपको।
फिर आगे हमने क्या कहा, चार्ज अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एक बंदे से दूसरे के पास तो भी बताओ, ताकि वो एंट्री डाल ले रजिस्टर में अकॉर्डिंग आरओसी। उसके बाद अगर आपने दो बिल्डिंगे आपने क्या रखी थी, गिरवी रखी थी, एक आपने पैसे देके रिलीज करवा ली तो भी बता दो आप, पार्शली सेटिस्फाइड हो गए। सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज, अगर आपको ये ध्यान हो, सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज, पेरी पेसू का क्या मतलब था, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रोपोर्शनेटली आपको पैसा मिल जाएगा। जो चार्ज होल्डर है उनको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, पर हम क्या करें, सीड कर रहे हैं, मतलब ये चीज को खत्म कर रहे हैं हम। मतलब जिसको पहले, जिसने पहले दिया था उसका हिसाब पूरा हो जाएगा, जो बच गया वो सेकंड चार्ज होल्डर को, है ना। सीडिंग मतलब प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा, जो पहले आ गया उसका हिसाब पहले, जो बच गया फिर उसको दूसरे को। नहीं नहीं, वो तो एक जनरल नॉलेज के लिए आपको दिया था कि हो सकता है क्या क्या केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रोपोर्शनेट हो, एक हो सकता है कहीं इक्वली कर दो। ये सोली डिपेंड करेगा जो आपस में पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो, कुछ में हो सकता है इक्वल भी हो। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, सीडिंग अ पेरी पेसू, या ऊपर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर तो सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन, जो आईओसी बना था उसमें क्या लिखा था कि जो पैसे बैंक ए और बैंक बी में बांटने हैं वो इक्वली बांटने हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, वो चेंज करें, वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनलिटी बांट दो, या जो पहले है उसको दे दो, चाहे चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन बोल दो, चाहे इसको अलग से नाम दे दिया सीडिंग अ पेरी पेसू चार्ज, प्रोपोर्शनेट वाले को नाम दिया हुआ है क्या, पेरी पेसू चार्ज। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, फिर आपको इधर एग्जाम्पल देके भी बताया था कि ये क्या होता है कि आपका एक से ज्यादा चार्ज होल्डर है बैंक है, ठीक है, और प्रॉपर्टी एक ही है, और अगर बंदा पैसे ना चुका पाया, वो बेच के जितने पैसे रिकवर होते हैं, ठीक है जी, तो क्या क्या कैसे कैसे तरीके से वो पैसे बांटे जाएंगे पार्टीज को, हो सकता है इक्वली बांट दे, ठीक है, हो सकता है क्या कर दे वो कहेगा जो पहले बंदे ने दिया था पहले उसका हिसाब पूरा कर दो, बाकी जो बच गया वो दूसरे को दे दो। या हो सकता है वो कहें कि भाई जितना उनका हिस्सा है ना प्रॉपर्टी में, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दो, इसको बोलते हैं पेरीपेसू। ठीक है, अब सीडिंग पेरीपेसू चार्ज से क्या हो जाएगा, फिर ये अगर कैंसिल कर दिया तो ये लग जाएगा, जिसने पहले दिया उसका हिसाब होगा पूरा, ठीक है, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा सेकंड चार्ज होल्डर को देगा। यही यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। चलो, फिर आओ जी सेक्शन 80 पे। 80 में क्या था, डेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या मतलब था इसका, बिल्कुल, एमसीए पे सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जब मर्जी जैसे मर्जी देख लो, कहते जिसने भी डील करना है वो पढ़ के आए। ठीक है, कि अगर वो एसेट डील में डील करना चाह रहे, खरीदना चाह रहे, बेचना चाह रहे, कुछ भी करना चाहे, डील करना चाहे, वो पढ़ के आए पहले, फिर बाद में ब्लेम नहीं दे सकता अगर उसको कुछ लॉस हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब डीम्ड इम्प्लाइड नॉलेज, ठीक है, पर्सन जो एसेट सूरेट खरीदना चाह रहा है उसके पास नॉलेज है ऑलरेडी चार्ज की, तब वो डील कर रहा है। और अगर वो नहीं पढ़ के आया, ठीक है जी, और उसको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए रजिस्टर ऑफ चार्जेस से बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजेक्शन। और अगर वो नहीं पढ़ के आया और कुछ लॉस हो जाता है बिना इंक्वायर किए वो आ गया, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी मान के चलती है कि वो नॉलेज है उस चीज, क्योंकि एमसी की वेबसाइट पे है, जैसे मर्जी ओपन कर लो, हमने भी तो ओपन किया था, और डिटेल में घुसने हैं, बहुत रीजनेबल फीस देके और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ओपन हो जाते। ठीक है, और इसका क्या फायदा होता है रजिस्टर करवाने का चार्ज, एक तो पता चल जाता है सबको कि वो जो एसएन में डील करें कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ, और दूसरा क्या, कहीं कंपनी सेम एसेट एक से ज्यादा चार्ज होल्डर को तो नहीं दे रही फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसे लेने के लिए, वो भी उससे फायदा हो जाता, पता चल जाता। फिर आगे चलो, रजिस्टर्स कौन से सेक्शन में थे कवर हो रहे, कौन से दो में, 81 और 85 में रजिस्टर्स की बात हो रही है। 81 में आरओसी बनाएगी रजिस्टर, 85 में कंपनी बनाएगी रजिस्टर। ये वाली सेक्शन से करवाया था मैंने पिछली क्लास। ठीक है, जिन्होंने कर लिया उनका रिवाइज करें, जिन्होंने नहीं किया आप अभी समझ लेना। ठीक है, बहुत इजी था। 81 में क्या है, रजिस्ट्रार क्या बनाएगी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जैसे वो क्या बनाती है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ऐसी चार्जेस का, जैसे आपको दिखाया था एमसी की वेबसाइट। हर यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रार को हर कंपनी का क्या बनाना है, चार्जेस की डिटेल का एक
रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाना है। वो कहाँ पे अलग से, वो बड़ा सा हार्ड कॉपी में नहीं, एमसी की वेबसाइट पे ही वो बनाएगी डिजिटल मोड। ठीक है जी, और वो कोई भी बंदा नजर मार सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है फीस वगैरह देखकर। और 85 में क्या है, कौन बनाएगा यहाँ पर, कंपनी भी बनाएगी। कंपनी कहाँ पे बना के रखेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में बना के रखेगी क्या, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। कौन से नंबर फॉर्म में, फॉर्म नंबर 7 में। ठीक है, और ये हमेशा रखेगी जब तक है जान, जब तक है कंपनी तब तक ये रजिस्टर है। ठीक है, और क्या साथ में रखेगी, भाई वो जो डॉक्यूमेंट था बैंक के साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, उसकी कॉपी भी रखेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसकी लिमिट है, ये कितने साल तक रखना है, 8 साल। कहाँ से, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, जैसे मैंने पिछली क्लास में वो एग्जांपल भी दे रही थी बच्चों को, कि आपकी जैसे कोई क्लास स्कूल में क्या होती थी आदत, मतलब मेरी भी आदत होती थी, कोई क्लास खत्म होती थी ना, मैं किताबें रद्दी में नहीं देती थी। या तो अगर कोई मांगने आ जाए बच्चा, उसको दे दो, है ना। कई बार होता था ना, कहीं पहले क्या होता था, बच्चे पुरानी बुक से भी पढ़ लेते थे। ठीक है, अब नहीं पढ़ते, अब तो ब्रांड न्यू लेते हैं बच्चे। या मुझे होता था फेंकनी नहीं है, हम तो ना ऊपर स्टोर में, मतलब मैं इकट्ठी करती जाती थी, या कभी जरूरत पड़ गई या कुछ, है ना। तो आप बताओ, वो जो किताबें इकट्ठी करके रखनी है स्टोर रूम में, वो जब मेरी क्लास चल रही है मैं तभी करूंगी, जब मेरी क्लास खत्म होएगी तब, तभी से होगा ना। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब जब मैंने कर्जा उतार दिया, जो ऐसे गिरवी रखी है तो वापिस आ गई मेरे पास, खत्म हो गई है वो ट्रांजेक्शन। खत्म होने के बाद भी भाई, आप अपने चाहे पेरेंट्स से पूछ लेना, चाहे जो बिजनेस में है कुछ भी है, ठीक है, वो इतनी सालों की फाइल्स रखी होती है उन्होंने पिछले सालों की अपने पास। कभी भी कोई केस लग सकता है, स्क्रूटनी लग सकती है आपकी। ठीक है, तो आपका कंपनीज एक्ट हम कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, जो रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं वो भी 8 साल तक रखने होते हैं हमने। तो ऐसे ये है, आईओसी भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज की कॉपी भी आपको 8 साल तक रखनी है। कब से, जब वो सेटिस्फाइड हो जाए, खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। हाँ हाँ, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तभी तो मैंने अपना क्लास वाला एग्जाम्पल बताया आपको, जब मेरी क्लास खत्म होएगी तभी मैं किताबें संभाल के रखूंगी ना, तो उस डेट से काउंट करना है, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और इसको ओपन करके रखा जाएगा, कंपनी ने जो बनाया है ना, ओपन करके रखा जाएगा, कि कोई भी आके नजर मार ले। कब, वर्किंग डेज पे, वर्किंग आवर्स में। कौन कर सकता है, नजर मार सकता है, मेंबर्स या क्रेडिटर्स विदाउट फीस। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा कर लेना, ये क्रेडिटर्स है और इधर ओ आर काट देना नीचे, क्रेडिटर। ये विदाउट फीस, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं मेंबर के। उसके अलावा कोई भी और आना चाह रहे हैं नजर मारने के लिए, उससे फीस ली जाएगी, फीस जो भी जितनी आर्टिकल्स में मेंशन की होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद रजिस्टर में डालना क्या क्या है, ठीक है, एंट्रियां डालनी है। कब डालनी है, किस चीज की डालनी है, देखो किस चीज की एंट्री डालनी है, जो भी आपने ऐसे गिरवी रखा, या उसमें कुछ चेंजेस हुई, मॉडिफाई किया, या जब वो हिसाब किताब पूरा हो गया, सेटिस्फाई। ठीक है, या आपने क्या किया, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज, किसी और ने गिरवी रखी थी, आपने खरीद दी या बेच दी, कुछ भी। यही टॉपिक्स पढ़े थे ना ऊपर, इससे रिलेटेड एंट्रियां डालते जाओ अपने रजिस्टर में। कब डालनी है, फोर्थ विथ का मतलब इमीडिएटली, जैसे ट्रांजेक्शन है साथ के साथ एंट्री कर दी रजिस्टर। ठीक है, और इसको कौन वेरीफाई करेगा, वही देखो लोग, कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, या सीएस, या और कौन, एनी अदर पर्सन ऑथराइज है। अब यहाँ पे चार्ज होल्डर थोड़ा ना करेगा, चार्ज होल्डर का ऑथराइज ऑफिसर, ये तो कंपनी के रजिस्टर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कंपनी के बंदे, कौन, डायरेक्टर, सीएस या कोई भी और ऑथराइज। ठीक है, तो कंपनी का बंदा। ठीक है, तो 81 और 85 में क्या आते हैं, रजिस्टर्स। ठीक है, फिर 82 में क्या है, ठीक है, जो हमारा पोर्शन रहता था क्या था, अब हिसाब किताब वाली बात, जब लोन चुकाने वाली बात, या जो एसेट गिरवी था वो रिलीज करने वाली बात। 82 में क्या, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन। हर्ष और विशाल आ रहे हैं समझ में आपको, हाँ, आ रहा है बच्चों समझ में। यस मैम। ठीक है, ठीक है, 82 में क्या है, अगर आपका क्या हो गया, आपने लोन था, कर्जा था, वो चुका दिया, एंट्री करवाओगे कि नहीं, आरओसी को बताओगे कि नहीं आप, ताकि वो अपने वहां पे ऐड कर ले रजिस्टर में। याद है रिलायंस का दिखाया था, वहां पे एक कॉलम था, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि वो खत्म हो गया, या जो एसेट थे वो आपने रिलीज करवा दिए, पैसे दिए। तो यही है, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब ये पैसे दे दिए पूरे, और सेटिस्फाइड इन फुल,
सेटिस्फाइड का मतलब या तो पैसे देके चुका दिया, ठीक है, या आपने उसी सेम अमाउंट का कोई एसेट दे दिया। ये किया था पिछली क्लास। वेयर अमाउंट नॉट रीपेड बट एन एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू इज ऑफर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग रिलीज फ्रॉम चार्ज। आपने इक्वल अमाउंट का क्या दे दिया, 10 लाख का लोन दिया था, बदले में मशीनरी रखी। आपने क्या किया, 10 लाख की सेम वैल्यू की एक और आपने एसेट या मशीनरी इंस्टॉल की थी, वो आपने उसके नाम कर दी, और जो पुराना एसेट आपने गिरवी रखा तो वो रिलीज करवा दिया। ठीक है, तो आपने हिसाब किताब पूरा कर दिया। आपको कितनी देर में बताना है आरसी को, 30 दिन के अंदर, जब आपने पेमेंट या सेटिस्फेक्शन हुई। किसमें, कौन से नंबर फॉर्म में, फॉर्म नंबर 4 में आपको बताना। ठीक है, फॉर्म नंबर 4 आ गए यहाँ पर। चार्जेस, जैसे ऑडिटर वाले में एडीटी ऑडिटर, ठीक है, डिपॉजिट वाले में डीपीटी डिपॉजिट, ठीक है, ऐसे नफरा में वो नफरा वाले थे फॉर्म। ठीक है, वो चैप्टर के नेम से ही है फॉर्म के नाम। इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है भाई, अगर 30 दिन में ना बताए कंपनी, तो कंपनी या चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन से, ठीक है, रिक्वेस्ट से आरओसी को अगर ठीक लगे कितनी देर के और मोहलत दे सकती है, बताना यहाँ पर। 270 दिन की मोहलत मिल सकती है। इसको रिलेट करो एक्सटेंशन जो 77 में किया था, बिफोर 2 नवंबर। याद है उसमें कौन सी डेट्स थी, क्या थी, 30 + 270 + 6 महीने, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जब हिसाब किताब पूरा हो गया, 30 + 270 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक्सटेंशन। उसके बाद देखो, कहते हैं कि नोटिस टू चार्ज होल्डर बाय आरओसी। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ, नोटिस टू चार्ज होल्डर बाय आरओसी। अब यहाँ पे आरओसी ना चार्ज होल्डर को कुछ नोटिस भेज रहा है, जैसे ऊपर नहीं पढ़ा था हमने कि जब वो क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस वगैरह कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या किया था, कंपनी ने नहीं बताया था, बैंक बता रहा था कि एसेट गिरवी रख। तो आरओसी क्या कर रहा था, किससे कंफर्म कर रहा था, नोटिस पेज की कंपनी। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात हो रही है। यहाँ पे कहते, आप बताओ, कंपनी ने तो बोल दिया आरओसी को कि मैंने लोन चुका दिया, आप एंट्री कर लो। आरओसी क्या इतनी इजीली बिलीव कर लेगा क्या भाई, अगर झूठ बोल रहा हो, बैंक को अगर उसने लोन ना चुकाया हो, फिर बैंक का नुकसान हो जाएगा, तो क्या करेगा बताना जरा यहाँ पे आरओसी, किससे कंफर्म करेगा, बोलो, किससे, चार्ज होल्डर बैंक से करेगा कि नहीं, बोलो जरा फटाफट। तो अब यहाँ पे वो नोटिस भेजेगा, ठीक है, जिसमें वो पूछेगा कि आप बताओ कोई रीजन है कि हम रिकॉर्ड ना करें अपने रजिस्टर में एंट्री कि आपका हिसाब पूरा हो गया। शो कॉज, इसको, इस नोटिस को क्या बोलते हैं, शो कॉज नोटिस। आपने टैक्स में पता नहीं अभी किया या नहीं किया, शो कॉज नोटिस होता है कुछ, नोटिस होता है जिसमें पूछा जाता है कि हमें बताओ हम क्यों ना करें ये काम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बैंक से, आप हमें रीजन बताओ कि हम क्यों ना एंट्री डालें, और बैंक को 14 दिन की मोहलत मिलेगी अपना रीजन बताने के लिए। अगर तो बैंक ने कोई रीजन ना दिया, मतलब उसको क्या लग रहा है सब सही, तभी कोई रीजन नहीं दिया होगा ना कि ना डाले एंट्री, तो क्या कर देगी आरओसी, अपने रजिस्टर में एंट्री डाल देगी कि ये हिसाब किताब हो गया हमारा, और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी कि हमने एंट्री डाल दी। अगर बाय चांस बैंक ने रीजन दे दिया कि ये रीजन के कारण मत डालो एंट्री, तो क्या करेगी आरओसी, अपने रजिस्टर में ना सेटिस्फेक्शन की एंट्री नहीं डालेगी, बस एक वो नोट सा डाल देगी। नोट सा हम नहीं डालते होते, नोट, शॉर्ट नोट, नोट सा डाल देगी कि मैं क्यों नहीं डाल रहा एंट्री। ठीक है, और साथ में कंपनी को भी बता देंगे। समझ लग रही है आपको, सेम ऊपर किया था 78 नंबर सेक्शन। अब यहाँ पे नीचे क्या बोला है, कौन से केस में बैंक को या चार्ज होल्डर को शोकॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, कहते कि वो जो फॉर्म नंबर 4 था ना, कौन सा था फॉर्म नंबर 4, कौन सा था फॉर्म नंबर 4, अभी किया है फॉर्म नंबर 4, क्या था फॉर्म नंबर 4, बोलो फटाफट। हाँ, नॉर्मल फॉर्म नंबर 4 है इसमें, जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है फॉर्म नंबर 4 भर के देते हैं। इसी में तो किया ऊपर, हाँ ये देखो, ये रहा, ये तो रहा। 30 दिन में हमने आरओसी को बताना कि हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, फॉर्म नंबर 4 में बताना होता है ना। तो कहते हैं अगर इस फॉर्म में
कंपनी ने भी साइन किए हैं और चार्ज होल्डर ने भी, मतलब बैंक ने किए हैं साइन। आप बताओ, तो अलग से फिर आरओसी भेजेगा बाद में कंफर्म करने के लिए? इस फॉर्म में लिखा क्या हुआ है? कंपनी ये बता रही है कि मैंने भाई 10 लाख का लोन चुका दिया इस डेट पे, ऐसे ऐसे है। तो बैंक अगर साइन करेगा पढ़ के ही करेगा ना। आप बताओ, फिर आरओसी को फिर से भेजने की जरूरत है? यहाँ तो इसलिए कंफर्म कर रहा है ना कि उसको लग रहा है कि पता नहीं बैंक। तो ये लिखे यहाँ पर, कहते हैं अगर फॉर्म नंबर 4 दोनों पार्टीज ने साइन किया और उसमें बैंक के भी साइन है, तो आपको अलग से भेजने की जरूरत। समझ आ गया मेरे लॉजिक आप इधर? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर सब सही लगा, आरओसी क्या कर देगा, फॉर्म नंबर 5 में आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ आया जी? आगे देखो, और ये भी आपको जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज या मॉडिफिकेशन दे रहा हो, ये आपको क्या करना है, कम से कम 8 साल तक आपको क्या करना है, ये प्रिजर्व करके रखना है, जो ऊपर पढ़ा था हमने। ठीक है जी? तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट आईओसी वगैरह आपको जब हिसाब किताब पूरा हो गया 8 साल तक रखने हैं, ऊपर भी। हाँ जी, समझ आ रहा है हर्ष, विशाल और इधर सबको? ठीक है, अब 83 में आओ। 83 में क्या है? 82 में कहते हैं अगर हिसाब किताब हो गया, आप बताओ आरओसी को। कहते हैं अगर कंपनी ने नाम बताया पर आरओसी को कहीं से खबर लग गई, तो आरओसी खुद से एंट्री डाल देगा रजिस्टर में। ये लिखे जैसे ऊपर 77 और 78 में नहीं किया था, कंपनी की ड्यूटी है कंपनी ना के चार्ज होल्डर बता दे, ऐसे 82 और 83 लिंक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहते हैं आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, उसके पास क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। किससे रिलेटेड? वो जो एसेट गिरवी रखा हुआ था, जो पहले कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी थी कि हमने एसेट गिरवी रखा हुआ है, कहीं से खबर लगी आरओसी को विद प्रूफ कि जो कर्जा था चुका दिया या सेटिस्फाई कर दिया पूरा का पूरा या कुछ पोर्शन। ठीक है जी? या जो एसेट गिरवी रखे हुए थे वो रिलीज कर दिए, क्योंकि हिसाब किताब पूरा हो गया इसलिए रिलीज कर दिए। या सीज टू बी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, मतलब किसी और को बेच दी होंगे, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही। इसमें से किसी भी चीज का एविडेंस अगर मिल गया आरओसी को, आरओसी क्या कर सकती है, उसकी मर्जी है, एंट्री डाल सकती है सेटिस्फेक्शन की अपने रजिस्टर। मतलब उसको ये नहीं सोचना कि मेरे को तो कंपनी ने नहीं बताया या चार्ज होल्डर ने नहीं बताया, उसकी मर्जी है, वो चाहे एंट्री खुद भी डाल सकती। जरूरी नहीं कि पहले वो ही बताए कंपनी या चार्ज होल्डर। पर कहते एंट्रियां डालने के बाद, ठीक है, वो एंट्री का असर कौन सी पार्टी के ऊपर हो रहा है? एक तो मेन कंपनी है, चार्ज होल्डर है, या कोई और भी पार्टी है जिनका भाई वो एंट्री डालने से असर उनके ऊपर पड़ सकता है। तो कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर जब आपने एंट्री डाल दी ना, उन पार्टीज को बता दो कि मैंने एंट्री डाल। समझ आया यहाँ पे? ठीक है, 30 दिन वाली लिमिट हो। और यहाँ पर सरकार क्या करेगी, आरओसी क्या इशू करेगी, अगर आपका पूरा का पूरा फुली 100% हिसाब किताब पूरा हो गया, तो फॉर्म नंबर 5 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इशू कर देगी। हाँ जी, समझ आया सबको? ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद सेक्शन 84। सेक्शन 84 में क्या है? अब ना हम कोई बंदे अपॉइंट कर रहे हैं, रिसीवर या मैनेजर। ठीक है, ये क्या कंपनी अपॉइंट कर सकती है या कोर्ट से ऑर्डर है, या आप ये बंदे अपॉइंट करो जो सारा कामकाज देखेंगे, जो ऐसा गिरवी रखा हो ये देखेंगे सारा, या जो भी पैसा रिकवर करना है ये देखेंगे, इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो कहते जो भी बंदे ये अपॉइंट हो रहे हैं ना, ये बताएंगे कंपनी को, आरओसी को, कि हम देखेंगे अभी वाला। ये बोला नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिसीवर या मैनेजर, ये ए है बीच में। ठीक है, कहते कि अगर कोई भी बंदा क्या करता है, तो रिसीवर या मैनेजर कुछ ऑफिसर है, सरकारी बंदे हैं, अगर उनको अपॉइंट किया जा रहा है क्या करने के लिए, ये प्रॉपर्टी को मैनेज करें जिसके ऊपर चार्ज लगाओ। ठीक है जी? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, इसलिए अपॉइंट करने पड़ रहे हैं। या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। समझ आ रहा है आपको? ये बंदे क्यों अपॉइंट किए जा रहे हैं? कोर्ट से आदेश आया है, या बंदे अपॉइंट करो तो सारा काम काज ये देखेंगे, संभालेंगे। या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में कोई टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन है कौन देखेगा, ये वाले बंदे देखेंगे। ठीक है, तो जो ये बंदा है ना, ये कंपनी और आरओसी को बताएगा। ठीक है जी?
कि ये बंदा है, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में बताया जाएगा? फॉर्म नंबर 6 में बताया जाएगा। फॉर्म नंबर 6 में साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपी भी लगाई जाएगी। समझ लग रही है आपको ये वाली चीज? दोबारा से कहते अगर कोई भी ना, जैसे कंपनी है, ठीक है, और बैंक के साथ डीलिंग हुई है, ठीक है, इसने लोन लिया 10 लाख का, इसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, कोई भी एसेट रखा गिरवी, वही वाला एग्जाम, और इनका जो इंस्ट्रूमेंट और चार्ज था ना, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। इसमें क्या लिखा था कि ये जो भी चीजें है ना, इसको मैनेज करने के लिए ना बंदा अपॉइंट करेंगे, जिसको बोल देते हैं रिसीवर या मैनेजर। सिंपल मैनेजर के नाम से ध्यान रख लो आप, मैनेजर अपॉइंट करेंगे, बंदा अपॉइंट कर कि जो ये सारा कामकाज देखेगा, ठीक है। तो कहते जो भी इसको अपॉइंट कर रहा है ना, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है? एक तो कंपनी को पता होना चाहिए, अगर तो कंपनी कर रही है अपॉइंट तो उसको तो पता ही है। आरओसी को जरूर बताना, आरओसी को जरूर बताना। आरओसी को कैसे बताएंगे हम? फॉर्म नंबर 6 में हर चीज की इंफॉर्मेशन हमने आरओसी को देनी है। अगर जो ट्रांजेक्शन हमने किया चार्जेस है, उसको संभालने के लिए अगर कोई बंदा हम रख रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आरओसी को बतानी है हमने, फॉर्म नंबर 6 पर। अब आया समझ में ये चीज? ठीक है, ठीक। और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस की कॉपी भी लगानी है, ठीक है। और ये कितनी देर में बताना है? 30 दिन के अंदर अंदर बताना है, जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो या जब आपने अपॉइंट किया हो। समझ आया सब? इसमें भी 30 दिन की लिमिट, ठीक है। फिर आगे देखो, कहते कि अगर ये बंदा अब काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी, इफ पर्सन अपॉइंटेड एज रिसीवर मैनेजर सीजेस टू होल्ड ऑफिस, जब वो काम नहीं करना चाह रहा ना, तब भी उसको क्या करना है? कंपनी और आरओसी को बताना है, फॉर्म नंबर 6। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने समराइज किया था कि जब वो मैनेजर जो है ना, मैनेज करने के लिए जो बंदा आपने रख रहे हो, वो जब आ रहा है तब भी बताएगा फॉर्म नंबर 6 में, जब वो जाएगा तब भी वो बताएगा कंपनी और आरओसी को। फॉर्म नंबर 6 आ रहा है तब बताना है कंपनी और आरओसी को फॉर्म नंबर 6 में, जब जा रहा है तब भी बताना है फॉर्म नंबर 6 में कंपनी और ROC। समझ आया आपको फिर आगे आओ 86 में क्या है? 86 हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन किस में डील करता है? पनिशमेंट। कहते कंपनी को 5 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, और जो ऑफिसर ने गड़बड़ की उनकी 50,000 तक की पेनल्टी लगेगी। और कहते हैं अगर किसी ने जानबूझ के कुछ फ्रॉड फ्रूड किया है, फ्रॉड के केस में कौन सा सेक्शन लगता है? 447, ठीक है, मतलब कुछ झूठी इंफॉर्मेशन दी है या कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन छुपाई है, तो आपके ऊपर 447 की भी पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर हमारा लास्ट सेक्शन कौन सा है? 87, जिसमें हमने क्या किया था? रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफ चार्जेस। कहते हैं कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे सरकार आदेश दे सकती है, आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप चेंजेस करो रजिस्टर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेबिलिटी। कहते हैं नीचे दिए कुछ गड़बड़ होगी, आपकी कौन सी गड़बड़ होगी? कहते हैं आपने ओमिशन टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी विद इन टाइम लिमिट। अभी ऊपर करके आए हैं ना कि जब हिसाब किताब हो जाता है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर बताना है आरओसी को। एक्सटेंशन कितनी मिल रही थी उसमें? कितनी मिली थी? 30 + 270 डेज। कहते हैं अगर तो आपने ना ओरिजिनल टाइम लिमिट में बताया, ना एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में बताया, एक तो ये गड़बड़ कर दिया आपने। दूसरी आपने क्या गड़बड़ कर दी? भाई जो पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को सबमिट किए ना, जो इतने सारे फॉर्म्स भर के दिए थे ना, उनमें से किसी भी फॉर्म में जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया या इंफॉर्मेशन भरी, उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको ना किसी डॉक्यूमेंट में छूट गई या कुछ गलत हो गई आपने, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी। ऊपर क्या था, आपने हिसाब किताब हो गया वो नहीं बताया, वो रह गया, या आपने जो पहले इंफॉर्मेशन दी आरओसी को उसमें कुछ चीजें रह गई, छूट होगी, मिस हो, ओमिशन हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया, कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है जी। चाहे जब आपने ओरिजिनली रजिस्टर करवाया, या जब आपने चेंजेस मॉडिफिकेशन किया, जब आपने सेटिस्फेक्शन, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है। आपने कौन सी दो गड़बड़ की है? आपने या तो जब हिसाब किताब हो गया वो नहीं बताया, दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन पहले आरओसी को दी उसमें कुछ गड़बड़। ये दो मामलों में क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? अगर तो कंपनी क्या करे, कंपनी या कोई भी और पर्सन जो इंटरेस्टेड है,
वो अप्लाई कर सकता है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 8 में सरकार को अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमसे रह गया वो, 270 दिन में भी नहीं कर पाए, 30 + 270 डेज क्रॉस हो गए, रिक्वेस्ट है हमारा टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दो, या कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पहले भेजी थी उसमें ये चीज मिस हो गई है, हमें फिर से मौका दो वो भेजने का। तो फिर सरकार को अगर सच में लगा कि ये ना सच कह रहे हैं बंदे, ये एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, मतलब जानबूझ के नहीं किया है इन्होंने, ये जो गड़बड़ हुई है ना ऊपर दो जो पड़ गई है, वो एक्सीडेंटली हुई है, जान के नहीं की, नॉट इंटेंशनली, इनएडवर्टेंस मतलब नॉट इंटेंशनल, सफिशिएंट कॉज था उनके पास, कारण था, और ये चीज कोई इनके खिलाफ नहीं जा रही, किसके खिलाफ? क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे सरकार क्या ऑर्डर दे सकती है? बिल्कुल जनरल सी चीज है, अगर सब सही लग रहा है सरकार को, सरकार क्या ऑर्डर दे सकती है? टाइम लिमिट और बढ़ा सकती है, या दूसरा बोल सकती है कि जो चीजें आपने पहले गड़बड़ वाली भेजी थी अब वो ठीक करके भेज दो, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन ऑफ पेमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन या सेटिस्फेक्शन। तो एक्सटेंशन के लिए बोल सकती है, और साथ में अगर कुछ गड़बड़ करनी थी वो रेक्टिफाई करनी थी। हाँ जी, ये समझ आया आपको? ठीक है, अब फटाफट से मुझे 10 सेक्शन बताओ जो जो हमने किए। सबसे पहले क्या किया हमने? हाँ जी, इधर हर्ष और विशाल आप भी बताना। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहला क्या था? सेक्शन 2 क्लॉज 16 में क्या किया हमने? मेल। फिर 77 में कंपनी की ड्यूटी है भाई चार्ज रजिस्टर करना, बताना, उसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट 2 नवंबर 2018 में किया था, 30 दिन में बताना एक्सटेंशन कितनी देर की मिलती है डिक्लेरेशन फाइल करके। हाँ, 30 + 270 6 महीने, और उधर 30 + 30 60 हो जाता। ठीक है, कौन से फॉर्म में वो अप्लाई करेगा? 1/9, और इधर 2 और 3 में आपको सर्टिफाई कर दिया जाए। ठीक है जी, मतलब आप ना शॉर्ट समरी चाहिए इसके आगे ही लिख लिया करो, फॉर्म नंबर वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक सेक्शन के आगे पहले पेज पे लिख लिया करो। ठीक है, आपने वो रजिस्टर में किया, नोट कर लिए सेक्शंस के नहीं? हाँ, 216 हो गया हमारा, 2 नंबर में करो ऐड, ये वाले बना लो, चाहे यही लिख लिया करो, घर पे नहीं करते। अच्छा, 78 में क्या था? कंपनी ने नहीं बताया, कौन बता सकता है? चार्ज होल्ड। 79 में क्या था? दो चीजें थी, पहले ए पार्ट में क्या था? अक्वायर करना, जिसपे एसेट के ऊपर चार्ज होगा किसी और को बेच, अब उसकी ड्यूटी बनेगी चार्ज का रजिस्टर कराने। और बी पार्ट में मॉडिफिकेशन, उसका भी आपको बताना है, आरओसी। फिर उसके बाद कौन सा था? 80, यहाँ पे क्या था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, भाई इम्प्लाइड नॉलेज मानेंगे, पढ़ के आए हैं वो, नॉलेज लेके आए तब डील कर। ठीक है जी, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज बोल दो, डेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल दो, डीम्ड नॉलेज बोल दो, ठीक है, कुछ भी। फिर यहाँ पर क्या था? 81 और 85 में क्या था? रजिस्टर। 81 में किसने बनाया रजिस्टर? आरओसी ने। 85 में कंपनी ने बनाया, कंपनी ने परमानेंटली बना के रखना आईओसी 8 साल तक, फ्रॉम डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद दो सेक्शन लिंक में थे, लिंकेज में। 82 में क्या था? 82 में भाई अगर हिसाब किताब हो गया, उसके बारे में भी बता दो आरओसी को। ठीक है, ये किया था। और उसमें हमने क्या कहा था? फिर वो कंफर्म करेगा किससे? चार्ज हो जाते आ रहे, कौन से केस में शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है? अगर वो फॉर्म नंबर जो 4, हाँ, वो साइन किया दोनों पार्टी ने, चार्ज होल्डर। उसके बाद 83 में क्या था? अगर भाई सेट, हाँ, अगर हिसाब किताब पूरा हो गया था, कंपनी ने नहीं बताया, और उसी को खुद से पता चल था कहीं से, तो खुद भी एंट्री डाल सकती। ठीक है, ये चीज। उसके बाद 84 में क्या किया था? मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं ताकि वो सारा कामकाज देखे, वो जब आ रहा है तब भी फॉर्म भर के, कौन सा फॉर्म था? हाँ, फॉर्म नंबर 6 भरेगा, जब वो जा रहा है तब भी फॉर्म नंबर 6 भर के बताया। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड सेक्शन कौन सा था? पनिशमेंट का था। और लास्ट सेक्शन कौन सा था? 87 में क्या था? दो गड़बड़ है तो वहां पे सरकार आपको और मोहलत दे सकती है। किस चीज की मोहलत दे सकते हैं? अगर तो 30 + 270 में भी आपने सेटिस्फेक्शन की एंट्री रजिस्टर नहीं कराई, अगर हिसाब किताब हो, आपको अगर सब आपने जानबूझ के नहीं किया तो आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। दूसरे में क्या आता? दूसरी गड़बड़,
हाँ, कुछ पहले फॉर्म फॉर्म भर के दिए डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ गड़बड़ थी तो आपको रेक्टिफाई करने का मौका मिले, तो उसको ठीक करके भेजने का मौका मिले। ठीक है, तो ये था, कहीं पे किसी का कोई डाउट? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज। ठीक है, चलो एक बार मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक दूं।